गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। ये चैप्टर मैं क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोनों के लिए जितना सिमिलर है उसके लिए सेम वीडियो और जितना डिफरेंट होगा उसके लिए डिफरेंट वीडियो। कुछ पार्ट्स है इसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ा जानना, उसको क्या है पॉलिनोमियल, ये सब कुछ दोनों में सेम है, दोनों को जानना है। क्लास 9 को भी जानना है, क्लास 10 को भी जानना है। क्लास 10 वाले थोड़ा जो अभी क्लास 10 में वो थोड़ा सा पहले से जानते होंगे क्योंकि उन्होंने क्लास 9 में पढ़ लिया, तो उनका रिवाइज होना है और क्लास 9 को नया सीखना है। उन्होंने भी पहले पढ़ रखा है लेकिन उसको थोड़ा और सीखना है। कैसे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होते हैं पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल के बारे में जानना है पहले। पॉलिनोमियल होते क्या है? जैसे कई सारी टर्म्स हमने कलेक्ट कर दी और एक ग्रुप बना दिया। अब वो टर्म्स कैसी? एल्जेब्रिक टर्म्स। कैसी टर्म्स? एल्जेब्रिक टर्म्स। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स का एक ग्रुप क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। अब इस ग्रुप के अंदर 1 टर्म हो सकती है, 2 टर्म हो सकती है, 3 टर्म हो सकती है, 4 टर्म हो सकती है, 5, 6, 7 कितनी भी सारी टर्म्स हो सकती हैं। उनको इंक्लूड करके क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल। पर लेकिन कुछ स्पेशल केसेस होता है कि यदि इतनी टर्म हो तो इसको ये इस नाम से बुलाएंगे, ये इतनी टर्म हो तो इसको इस नाम से बुलाएंगे। तो फर्स्ट होता है मोनोमियल। इसका मतलब मोनोमियल में कितनी टर्म्स होनी चाहिए? सिर्फ 1 टर्म। कितनी टर्म? 1 टर्म। और 1 टर्म जैसे एग्जांपल में लूं, कोई भी एग्जांपल, जैसे मैंने 5x/। अब ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर 1, 2, 3 टर्म्स हो गई। ये 3 टर्म्स नहीं है, सिर्फ सिंगल टर्म है। क्यों है सिंगल टर्म? हम तब तक उसको टर्म्स को रिवाइव करते हैं जब तक कि प्लस माइनस का साइन नहीं आ रहा है। जैसे 5 + 3 हमने लिखा, 2 टर्म्स हो गई अलग अलग, लेकिन ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट लेकिन है तो अलग अलग। ऐसे उसके अंदर होता है 5x + y। मैंने अलग अलग लिख दिया, 5x अलग एक टर्म है, y एक अलग टर्म है, दोनों का एडिशन हो रहा है। y - 5z मैंने ये लिख दिया, ये भी टर्म अलग है, ये भी टर्म अलग है। कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स हो गई। तो 3 + y + x, ये 1, 2, 3 टर्म्स हो गई, मतलब 3 टर्म हो गई। यहाँ सिर्फ कितनी है? 1 टर्म। ठीक है, ये 1 टर्म कांस्टेंट भी हो सकती है, ये 1 टर्म सिर्फ अकेला वेरिएबल भी हो सकता है, या 2, 3 वेरिएबल के साथ बना हुआ भी हो सकता है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया x² है तो है, सिंगल टर्म है। 5x अकेले टर्म के साथ है, न्यूमेरिकल टर्म्स। इसके बाद 5 लिख दिया, तो ये क्या है? मोनोमियल है। इसके बाद मैंने दिया बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स एग्जांपल यदि देखें तो 5xy + z। देखो 5xy हमने सिंगल टर्म थी, इसके साथ z को इंक्लूड कर दिया। यदि मैं x² को देखूं तो x² - y लिख दिया मैंने इधर। एक और टर्म आगे इंक्लूड हो गई इसके अंदर, यहाँ 5x लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, न्यूमेरिकल टर्म्स ऐड कर दी। यहाँ 5 लिखा हुआ है, अब यहाँ कांस्टेंट ऐड करूंगा तो वो नहीं उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं, x ले लेते हैं। 5 + x क्या बन गया? बाइनोमियल। पहले लिया हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में एक ग्रुप ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स। क्या लिया? एल्जेब्रिक टर्म्स का एक ग्रुप क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। एल्जेब्रिक टर्म्स का एक ग्रुप क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। कौन कौन से? मोनोमियल, बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी? 3 टर्म्स होंगी। 3 टर्म्स होंगी। इसके बाद या 1 टर्म या 2 टर्म या 3 टर्म, 3 टर्म्स का बनाना है, x + y + z, या फिर xy + z। देखो यहाँ प्लस का साइन आ गया तो अलग टर्म काउंट हो गई 1, फिर प्लस आ गया अलग, फिर x और y, यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई के साइन को नहीं माना जाता। तो इसके बाद लिखा मैंने 3x/y + 5। देखो ये 3x/y सिंगल टर्म है, प्लस माइनस को देखना होता है, यहाँ तो डिवाइड है, ये अपॉन है, तो इसको तो सिंगल टर्म
प्लस सेकंड टर्म, मतलब इसका मतलब कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म। सॉरी यहाँ पे हमें ट्राइनोमियल का एग्जांपल लेना है, तो मैंने इसको लिखा x y प्लस z प्लस 3, इसको मैंने लिखा z, 3x अपॉन y प्लस 5 प्लस z, हो गए 3 टर्म्स के ट्राइनोमियल। क्वाड्रोनोमियल, क्वाड्रोनोमियल का मतलब 4 टर्म्स, और 4 टर्म्स का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, हो गए 4 टर्म्स। ऐसे कोई भी 4 टर्म्स होंगी। इसके बाद तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स, कितनी भी टर्म्स हो, ज्यादा टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल बोल देते हैं, या फिर इनको इस नाम से बुलाता है। यदि 1 टर्म हो तो क्या बुलाते हैं, मोनोमियल, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल, और 4 टर्म्स हो तो क्वाड्रोनोमियल। तो इसका मतलब हमने यहाँ तक सीख लिया कि पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने पॉलिनोमियल देख लिया, अब हमें देखना है फैक्टराइजेशन वर्ड। क्या होता है फैक्टराइजेशन? पॉलिनोमियल में हमें जितनी भी टर्म्स मिले उनको मोनोमियल में चेंज कर देना, उनको सिंगल टर्म में चेंज कर देना, मतलब मैनी टर्म्स और चेंज इन मोनोमियल। हमें किस में चेंज करना है, मोनोमियल में चेंज करना है। देखो मैंने लिखा 5x, तो ये तो पहले से मोनोमियल है, तो इसका मतलब ये तो पहले से फैक्टराइज है। यदि मैंने लिखा 12x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा, इधर 12 आ जाएगा प्लस x आ जाएगा। ये 8th क्लास में हमने पढ़ चुका है, 8th क्लास में इस तरीके की चीज पढ़ चुका है, 10th वाले 9th में ऐसा पढ़ चुका है। तो यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन आया, हमें मतलब नहीं है, ब्रैकेट के अंदर जो है रहने दो, ब्रैकेट के अंदर से कुछ नहीं, x इधर है, ब्रैकेट इधर है, बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगल टर्म है, मोनोमियल है। क्या है ये, मोनोमियल, और मोनोमियल है तो इसका मतलब ये चेंज हो गया, किस में आ गया, फैक्टराइजेशन हो गया। मैंने लिखा 3x प्लस y, क्या ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका। तो देखो यहाँ कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, ऐसा कोई भी कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन फैक्टर 3x और y के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन भी कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें इसको फैक्टराइज करने के लिए सिर्फ क्या करना है, इसको ब्रैकेट में लिख देना है। तो ब्रैकेट में लिखने से क्या हो जाएगा कि एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज होकर एक सिंगल टर्म में हो जाएगा, मोनोमियल बन जाएगा। तो कितनी भी टर्म्स को मोनोमियल में चेंज कर देना क्या है, फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन समझ में आ गया हमें क्या है। यदि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर, सॉरी मैंने लिखा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, x, क्योंकि सबसे लास्ट टर्म क्या है, x की पावर 1, x को मान लिया x की पावर 2, x प्लस 1, इसके पास x की पावर 2 बच गई, इसके पास x, इसके पास प्लस 1, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस से हमें मैटर नहीं है, हमें बाहर देखो ओपनली कोई प्लस माइनस तो नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक फैक्टराइजेशन बन गया, मतलब मोनोमियल बन गया। और ये प्रोसेस क्या है, फैक्टराइजेशन है। इसको मैनी टर्म्स को मोनोमियल में चेंज करना क्या है, फैक्टराइजेशन। दैट्स क्लियर। फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल के पास कई सारी टर्म्स होती हैं, और कई सारी टर्म्स के पास कई सारी पावर होती हैं, उन पावर्स में जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, समझ आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इसमें देखो इस टर्म के पास
हाईएस्ट पावर क्या है 2। इस वेरिएबल के पास इस वाली टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसके पास क्या है 0। हाईएस्ट कौन है इसमें से 2, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। समझ में आया। इस डिग्री पे डिपेंडेबल कुछ पॉलिनोमियल है। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए इसमें 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। कैसे होगी, मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस 3। देखो इसके पास कितनी पावर है 1, इसके पास भी 1, इसके पास 0 है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है तो 0। वेरिएबल की पावर देखनी है हमें, तो हाईएस्ट क्या रहा 1 रहा, तो डिग्री भी क्या बन गई 1 रह गई। तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जब हाईएस्ट पावर क्या रहे 1 रहे, डिग्री के आंसर क्या जाए 1 आ जाए, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी होगी 2। कितनी डिग्री होगी 2। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अभी जो मैंने लिखा था, तो इसमें 2 1 0, तो मतलब हाईएस्ट पावर 2। इसके अलावा यदि मैं तुमसे इतना सा कह दूं कि x y प्लस z, ये कैसी इक्वेशन है, किस टाइप की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर भी बने, y की पावर भी बने, z की पावर, लेकिन यहाँ टर्म क्या है इंक्लूड है इसमें, x और y दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। x की पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो क्या हो गया टोटल 2। इसके पास कितना है 1, तो हाईएस्ट क्या है 2, तो किस पॉलिनोमियल में इंक्लूड होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इंक्लूड होगा। इस तरीके का भी मैं क्वेश्चन देने वाला हूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री क्या होगी 3। जब डिग्री आंसर में क्या आ जाए 3, तो इसका मतलब वो कैसा पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल जब डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब डिग्री 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल जब डिग्री 3 हो। दैट्स क्लियर। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर ही हम डिग्री देखना सीखते हैं। कैसे डिग्री देखने की कोशिश करते हैं, तुम्हें खुद बताना है कि इसमें डिग्री क्या है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाई जेड प्लस 3। सेकेंड मैंने लिखा x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 बाई की पावर 3 प्लस बाई की पावर 3। मैंने लिखा 5x की पावर 3x स्क्वायर प्लस 3x बाई स्क्वायर जेड। और तो मैं सिर्फ डिग्री आंसर करना है। क्या आंसर करना है डिग्री आंसर करना है। 10x बाई जेड प्लस 11x स्क्वायर बाई क्यूब जेड की पावर 4 और 13x की पावर 5। तो अब हमें इन क्वेश्चनों के डिग्री का आंसर करना है। देखो फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, बाकी तुम सारे तुम बताना है। x की पावर 2, दैट मीन्स या 2 1 2 3, तो तीनों के पास 1 1 है, तो 3 हो गया इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास वेरिएबल ही नहीं है, तो मतलब 0। हाईएस्ट कौन है 3, तो इसका मतलब आंसर भी क्या होगा डिग्री 3 हो गया। इसकी डिग्री पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आंसर है इसका 3। इसके बाद इसमें देखते हैं कितना है 9 8 3 11, इधर 10 इधर 11 इधर 9, हाईएस्ट कौन है 11, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 11 हो गई। 3 2 x की पावर 1 2 1, मतलब 1 2 3 और 1 4, तो इसके पास 4, इसके पास 3, इसके पास 2, तो इसका मतलब कितना आंसर आ गया 4 हाईएस्ट।
1 2 3, इसके पास 3 है, 2 3 4 ऐड किया हमने, 2 3 5, 5 और 4 9, इधर 5 3 9 5, तो इसका मतलब क्या हो गया आंसर 9। समझ में आ गया हम डिग्री कैसे देखते हैं, हमें डिग्री समझ में आ जाना चाहिए। अब हमें एक तरीका देखना है कि अब इस डिग्री को और इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल को मिला के चेक करना है कि हमारा किस तरीके का जो भी हमें अलजेब्रिक टर्म्स का ग्रुप दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, दोनों को मैच करना है, डिग्री को भी मैच करना है उसके अंदर और इंट्रोडक्शन को भी चेंज करना है। कैसे करना है देखो, मैंने कुछ लिखा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, ये हमें चेक करना है। देखो x की पावर यहाँ 3 है, ठीक है, और यहाँ क्या है x की पावर -3, हाईएस्ट कौन है 3, चलो इतना तो कह देंगे डिग्री 3 है इस पॉलिनोमियल की, लेकिन पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं ये भी तो पता करना है। तो देखो पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर, अब किसी के माइंड में ऐसा तो नहीं है कि वेरिएबल का मतलब समझ में आ रहा हो, ये मैं डिफाइन कर देता हूं। चलो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं, अलजेब्रिक टर्म्स को कब बनती हैं, ये एक ग्रुप होता है इन दोनों किसका, एक न्यूमेरिकल्स का, नंबर्स का, किसके साथ, वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ अलजेब्रिक टर्म। अब नंबर्स न्यूमेरिकल्स कौन से होते हैं, जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 -1 -2 ये सारे नंबर्स होते हैं। इसके बाद वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल x y z जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर x अदर कंटेंट्स, जैसे मैंने अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया, जो कुछ भी हमने जिसकी टर्म फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। देखो आप हमने 5 लिखा, अब कोई इसको 6 बोल सकता है, आगे 7 बोल सकता है, ऐसे कोई आगे नहीं बोल सकता, कोई भी देखेगा 5 बोलेगा, तो मतलब ये फिक्स है, कांस्टेंट है, न्यूमेरल्स है। तो समझ में आया ये कौन से पार्ट में गया, न्यूमेरल्स में गया। इसके साथ साथ मैंने लिखा, अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ x इसकी वैल्यू कितनी है, तुमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत सारे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, आंसर आया 3, तो x की वैल्यू 3। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, आंसर आया 5, तो बोलेगा आंसर 5, x की वैल्यू 5। x के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, x की वैल्यू -3, x इक्वल टू -3, मतलब पता ही नहीं चल रहा x है क्या। जब उसकी वैल्यू हम फिक्स नहीं कर पाए, जब तक कि हमारे पास उसका डाटा नहीं है, जब डाटा के बाद होता है तब जाके x की वैल्यू निकल के आती है, तो इसका मतलब हमें पहले से तो उसकी वैल्यू नहीं पता होती, तो वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वो क्या होता है, सारे वेरिएबल्स होते हैं। और नंबर, न्यूमेरल्स और वेरिएबल दोनों को यदि इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे मैंने x लिखा, ये क्या अलजेब्रिक टर्म में आता है, हाँ आता है। कैसे, इसको 1x क्यों बोलते हैं, 1 तो हम लिखते नहीं है, तो इसका मतलब x बोलते हैं, या फिर हम 2x बोलेंगे, तो 2x मतलब न्यूमेरल्स तो है उसके पास, यदि न्यूमेरल्स है तो क्या बन गया, अलजेब्रिक टर्म बन गया, ठीक है। और अलजेब्रिक टर्म्स का ही ग्रुप क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल्स पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, मतलब 0 भी चल सकता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के अलावा वेरिएबल की पावर 0 हो तो भी चल जाएगा। लेकिन यदि सोचो, यदि मैंने लिखा ओनली 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ इसे कह सकते हैं पॉलिनोमियल, लेकिन इसका नाम हो जाएगा फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखे थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसी के अंदर फोर्थ भी लिख लेना कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है उसके अंदर, वेरिएबल की पावर 0 होती है, वेरिएबल होते नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हमें चेक करना था क्या ये पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब यहाँ तो पावर नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने लिखा x² + 2 √x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो x की पावर 1/2 आ रही है,
इसको 1/2 तो बोलेंगे, x की पावर 1/2। इसका मतलब इंटीजर तो नहीं है, रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब जब भी इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, एक पोलिनोमियल नहीं है। मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस 4/y, चलो इससे कितना ही लिखा, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि y जो है अभी डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, नेगेटिव पावर में जाएगा, 4y की पावर -1। तो इसका मतलब यह नेगेटिव पावर आ गई और इसको हम क्या नहीं बोल सकते, पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। चलो एक और देख लेते हैं, x की पावर 5 प्लस √3x प्लस 5, क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ ये पोलिनोमियल है, यस। क्यों? x की पावर 5 कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो x के पास पावर 1 है, हमें न्यूमेरल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंडर रूट में आए, डेसिमल्स में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब हमारे पास इधर 5 है, इधर 1 है, इधर 0 है, तो डिग्री 5 बन रही है हमारी, कोई नेगेटिव पावर नहीं आ रहा, डिग्री 5 बन रही है, ये पोलिनोमियल है। तो डिग्री और इंट्रोडक्शन किस तरीके से मैच हो गए दोनों एक साथ, वो हमें समझ में आ गया। इसके बाद हमें सीखना है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स क्या होता है? कोएफिशिएंट्स जैसे मैंने अभी हम कई सारे पॉलिनोमियल लिख रहे थे, अभी मैंने लिखा था x की पावर 5 प्लस √3x प्लस 5। देखो किसी भी टर्म्स के अंदर यदि जिस टर्म के अंदर हम कुछ पूछ रहे हैं और जिसका कोएफिशिएंट हम पूछ रहे हैं, देखना उसको अलग हटाना है। जैसे मैंने लिखा 5xy और मैंने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो देखो इस y को अलग हटा लो और बाकी सबको इंक्लूड रखो। कैसे? 5x मल्टीप्लाई बाई, ऐसे तो हो रहा है 5x मल्टीप्लाई बाई, तो मतलब 5x को मैंने अलग कर दिया, y को अलग हो गया, तो y का कोएफिशिएंट क्या आएगा, 5x का राया नहीं रहा। यदि इसमें न्यूमेरल कोएफिशिएंट कौन सा है, तो सिर्फ 5, क्योंकि न्यूमेरल तो यही है, नंबर तो यही है 5, तो न्यूमेरल कोएफिशिएंट ये है। यदि तुमसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ xy क्या है इसी के अंदर, तो xy मतलब xy को अलग हटा देना है, तो 5 अलग हटा दिया और xy को अलग हटा दिया, तो xy का कोएफिशिएंट क्या रहा, 5 रहा। दैट्स क्लियर। इसके बाद अब इसके अंदर आते हैं वापस, x की पावर जो 5 है इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ क्या लिख रहा होगा, 1 लिख रहा होगा, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। x का कोएफिशिएंट क्या है, √3। दैट्स क्लियर। कांस्टेंट क्या है इसके अंदर, 5। जिसके पास वेरिएबल नहीं होता वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके अलावा अभी हमने बिना पावर्स के अंदर ढूंढ ली, यदि पावर ढूंढी तो सिर्फ पावर थी। मैंने लिखा 5 बार 5 नहीं 13h² और मुझे जानना है कोएफिशिएंट ऑफ x। अब कोएफिशिएंट ऑफ x आना, यहाँ तो x² है, तो पहले x को तो अलग हटा दो, क्या बच रहा है, 13 बच रहा है। यहाँ x की पावर 2 है, एक 1x हमने अलग हटाया है, तो क्या बच रहा है अभी, x और बच रहे हैं और y बच रहे हैं, तो मतलब x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 13xy। क्या आंसर हुआ, 13xy। यदि इसी के अंदर हम कोएफिशिएंट पूछते xy का, तो xy को अलग हटाते हैं और क्या रह जाता, 13x रह जाता, 13 रह जाता, एक x रह जाता, क्योंकि एक x तो अलग जा चुका। xy का हमें कोएफिशिएंट ढूंढना है, x और y को अलग हटाना है, x हमारे पास बच जाएगा, y हमारे पास उधर चला गया, तो आंसर क्या हुआ, 13x। मतलब कोएफिशिएंट देखना हमें आ गया, किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट हम बता सकते हैं। तो कोएफिशिएंट में कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसपे उसके कोएफिशिएंट तुम्हें बताना है। -17x² तुम्हें इसके अंदर बताना है कोएफिशिएंट ऑफ y z। जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लो, मैं लिखता जा रहा हूँ, -13xy²
जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जेड, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर जेड का पता करो 11 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इसके अंदर पी क्यू आर का कोएफिशिएंट पता करो 4 70/30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब। इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते इसको, लेकिन हमें इसके अंदर क्या बता सकते हैं, कोएफिशिएंट बता सकते हैं। इसके अंदर कोएफिशिएंट बताना है तुम्हें 1/z3, ठीक है। इसके अंदर कोएफिशिएंट तो पता ही सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको -17 सबने निकाल के रखे होंगे, मुझे पता है -17 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो यहाँ से हमें बाई जेड अलग करना है। बाई कितने हमारे पास 2, जेड कितना है 1, तो बाई और जेड को हमने अलग कर दिया, ठीक है। बाई जेड अलग कर दिया, क्या बचा -17 बच गया, एक तो बचा या नहीं बचा। ये जो प्रोसेस है ये मैं अलग कर देता हूँ, -17 इधर बाई जेड, ठीक है। आंसर लिखेंगे हम डायरेक्ट बाई जेड, और क्या बच रहा है अभी एक्स स्क्वायर बाई। तो देखो एक्स स्क्वायर तो इसमें इंक्लूड करेंगे, जो भी तो बच गया। बाई जेड में से एक बाई ले लिया, जेड ले लिया, तो बाई जेड हट गया, एक बाई तो फिर भी बच गया। जेड तो 1 ही था हमारे पास, वो चला गया। आंसर क्या आ गया -7x² बाई, आ गया आंसर। इसके बाद एक्स बाई स्क्वायर जेड, देखो एक्स बाई स्क्वायर मतलब 1 जेड गया, 1 जेड कितने बचे 1, तो मतलब -13 जेड बच गया। इसके बाद पी क्यू आर का पी क्यू आर 2 थे हमारे पास, 1 चले गए, 1 बच गए, तो 11 पी क्यू आर। इसके अंदर 1/z, देखो ऊपर से 1 चाहिए, तो 1 तो सबके पास होता है, जेड क्यू नीचे से चाहिए तो अलग हटा दिया, 1/z3। क्या बच रहा है इधर 17/30। इसके पास एक्स स्क्वायर और ऊपर वाई स्क्वायर, नीचे से तो जेड क्यू गया अपन पर, तो इसका मतलब यहाँ क्या बच गया 17/30 एक्स स्क्वायर। इसका आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चनों में सिर्फ ये देखना है कि हर टर्म के पास न्यूमेरल कोएफिशिएंट कौन सा था। देखो इसके पास न्यूमेरल कोएफिशिएंट कौन सा था, ये तो सारे वेरिएबल थे। न्यूमेरल कौन सा था -17, 17 नहीं बोलेंगे, -17 बोलेंगे। माइनस किसका है, इनका तो है कि नहीं क्या है पता, इनकी तो वैल्यू नहीं पता, तो ये तो माइनस इसके साथ रहने वाला है। इसका न्यूमेरल कोएफिशिएंट क्या है -13, इसके लिए न्यूमेरल कोएफिशिएंट क्या है 11, इसके लिए न्यूमेरल कोएफिशिएंट क्या है 17/30। दैट्स क्लियर। यहाँ -17 -13 11 और 17/30। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हमने सिर्फ क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा पॉलिनोमियल का, फैक्टराइजेशन पढ़ा हमने, डिग्री पढ़ी हमने, कोएफिशिएंट पढ़े हमने। अब इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है वो तुम्हारी बुक में भी है कि पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानते हैं। ये गिवन क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, गिवन अलजेब्रिक टर्म्स का ग्रुप, वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके लिए तुम्हें यस और नो में क्लियरली जवाब आंसर देना है कि उसमें यस आएगा या नो आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ डिग्री देखनी है हमें कि इसकी डिग्री क्या है, तो कौन सा पॉलिनोमियल है ये भी देखना है हमें, कोएफिशिएंट कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बुक से भी तुम्हें मिलने वाले हैं। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में एक फोटो अपलोड करने वाला हूँ, जो लिंक पर क्लिक करते ही तुम्हें, जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे वहाँ फोटो तुम्हारे सामने आ जाएगी, उसे वहाँ से डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से सॉल्व करना। फिर भी यदि क्वेश्चन में डाउट आए तो जो क्वेश्चन में डाउट आया तुम्हें उसे नोटबुक पे लिख के फोटो क्लिक करनी है। फोटो क्लिक करने के बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। विद इन 1 आवर 2 आवर तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच।